नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और स्ट्रैटेजीज बनाने में हमारी मदद करने के लिए आज हमारे साथ हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मॉनसून्स यहां पर अच्छे खासे बनते हुए नजर आए हैं। और वंदना, जिस तरह सा मॉनसून रहा है और जो इम्पैक्ट हमने एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में आता हुआ देखा है, कैसे उसे एनालाइज करती हैं और क्या इम्पैक्ट बनता हुआ देखती हैं? जी मनीषा, इस बार तो मानसून बहुत अर्ली यहाँ पे आया है और उसका इम्पैक्ट है। खासकर हम लोगों ने देखा है कि जो प्रॉक्सी कमोडिटी है यहाँ पे, वेदर कमोडिटी ही मानते हैं ग्वार को, वहां पे बहुत ज्यादा हम लोगों ने शार्प डाउनसाइड आता हुआ देखा है। साथ में देखा जाए तो मतलब कॉटन में भी जो अपसाइड था वो भी इतना इंटैक्ट नहीं रह गया, वहां पे भी इम्पैक्ट है। स्पाइसेस काउंटर है, बड़ी बियरिश मूव वहां पे देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से एक्टिविटीज भी यहाँ पे डल हुई है और साथ में जो फ्यूचर्स मार्केट है वहां भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और जो भी हायर साइड आया था स्पाइसेस में, जो अराइवल्स उन्होंने होल्ड करा, जो स्टॉक्स होल्ड करा हुआ था फार्मर्स ने, उसको भी निकाला है। तो मॉनसून है और स्टॉक रिलीज करना और थोड़ा सा यहाँ पे डल मंडी में एक्टिविटीज होना, ये सबसे बेरिश प्रेशर जो है मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकता है। वंदना, कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आप यहाँ पर देखती हैं एग्रीकल्चर में, आज के लिए नहीं लेकिन पोजिशनल कॉल के तौर पर भी, जहाँ पर आपको लगता है कि ट्रेडर्स को डेरिवेटिव मार्केट्स में भी इसका ध्यान रखा जाना चाहिए? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में यहाँ पे आंध्र प्रदेश से तो हालांकि बंद हो गया अराइवल्स, महाराष्ट्र से अभी भी यहाँ पे है। थोड़ा सा प्रेशर अभी बनता हुआ दिख रहा है इस कमोडिटी में। 13,900 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग स्ट्रैटेजी रहेगी। थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। जो टारगेट है ये 13,200 का, अगर स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,150 का। ये एक सेलिंग स्ट्रैटेजीज है। लेकिन जीरा में मुझे लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है। हालांकि चाइना से इस बार अराइवल शुरू होगा जून में, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि एक लोअर लेवल बाइंग जो बाउंस है वो बनेगा, और वो बनेगा लगभग 20,500 के करीब से। तो 20,500 के करीब यहाँ पे पोजिशनल बाय यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहूंगी। 21,500 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 19,200 300 का। क्योंकि एक बार मुझे लग रहा है कि जो मॉनसून डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ेगा और स्पाइसेस में एक बार फिर से जो बाउंस है वो देखने को मिल सकता है। well, ये तो बात हुई एग्रीकल्चर की, और मॉनसून ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी पॉजिटिव स्टोरी है। लेकिन अगर आपके गोल्ड आपकी स्क्रीन्स पे लेके आए तो यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है। प्रथमेश, कैसे रीड करते हैं? क्योंकि अब वॉलेटाइल तो है लेकिन एक नैरोअर रेंज में बनता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड। यस मनीषा, क्लियरली न्यूज़ फ्लो डिफाइन कर रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर, इनफैक्ट सारी कमोडिटीज की मूवमेंट न्यूज़ फ्लो के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और गोल्ड सिल्वर और कमोडिटीज में ज़्यादा वोलेटाइल है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे यहाँ का डायरेक्शन जो इन्वेस्टर्स बाय करना चाहते हैं तो उनके लिए एक सही समय नहीं है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी करेक्शन काउंट पॉसिबल दिख रही है काउंटर में। और मेरे ख्याल से 90,000 के आसपास अगर गोल्ड स्टेबल होता है तो वो एक्यूमुलेशन लेवल्स होगा। बट फिलहाल के लिए एक करेक्शन दिखता है, पॉसिबल है कि 1,500 रुपये काउंटर नीचे गिर जाए टुवर्ड्स 95,000, तो या फिर 94,500। अब ये थोड़ा सा कुछ स्टेबल जोन में दिखता है, बट फिलहाल के लिए सेल ऑन रैलीज रहेगी गोल्ड और सिल्वर दोनों काउंटर में। चांदी में किस तरह के सपोर्ट लेवल्स आप बनता हुआ देखते हैं प्रथमेश यहाँ से? क्योंकि मार्केट सबको अगेन वही चीज़ है कि लॉन्गर टर्म अभी भी लोगों को लगता है कि हम स्ट्रक्चरली ऑन द बुलिश साइड हैं। सो बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, एंड स्पेशली सिल्वर में अब आपका क्या सेंस है लॉन्गर टर्म के हिसाब से? आई थिंक सिल्वर मार्केट जो डेफिसिट है वो लास्ट 4 ईयर से कायम है, और 2025 में भी स्ट्रक्चरली ये जो पैटर्न है वो कंटिन्यू रहेगा। सो आप लॉन्गर टर्म पैटर्न्स की बात कर रहे हैं तो इन काउंटर्स में आपको हर डिप्स में इन्वेस्टर्स जो है एक्यूमुलेशन के तौर पर इस एसेट क्लास को बाय करना पसंद करेंगे। बट फिलहाल अगेन ये एक रेजिस्टेंस जोन के तौर पर देखा जाएगा, और अगेन सिल्वर को आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो पॉसिबल जोन अगेन यहाँ पे 92,000 रहेगा। फिलहाल ये ओवरली प्राइस्ड है, यहाँ पे बाय करने की सलाह नहीं। तो यानी कि नियर टर्म में सोने चांदी में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। वंदना, आप कैसे देखेंगी दोनों ही कमोडिटीज में, और अगर एक चूज करनी हो तो वहां पर क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगी? मुझे भी लग रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस को फेस नहीं कर पाई है। 33.83 से हम लोगों ने वापसी आता हुआ देखा, उससे नीचे से ही। तो यहाँ पे सिल्वर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहेगा, इंटरनेशनल मार्केट में भी डोमेस्टिक मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर हो सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी उसके अकॉर्डिंग बनेगी। 97,800 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन है। जो टारगेट है वो करीब करीब 97,000 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 98,100। एक बहुत क्रूशियल लेवल है मनीषा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलाटाइल कमोडिटी है। 98,350 से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो मुझे लग रहा है कि तभी जाके ये नया अपसाइड जो है फ्रेश, मतलब यहाँ पे एक आता हुआ देख सकती है बाइंग। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए और सिल्वर में थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। आपको याद भी दिला दें कि आज यूएस मार्केट्स बंद है, मेमोरियल डे हॉलिडे के चलते एक लॉन्ग वीकेंड है, तो कुछ वॉल्यूम्स शाम को शायद यहाँ पर कम होते हुए नजर आए। लेकिन प्रथमेश, डॉलर इंडेक्स में फिर से गिरावट है।
100 के नीचे आया, 99 के नीचे भी आया, यहाँ से क्या सेंस? क्योंकि काफ़ी सारी रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं लोग और ट्रंप भी ये चाहते हैं कि डॉलर इंडेक्स में कुछ और गिरावट आए। आई थिंक स्ट्रॉन्गर डॉलर पॉसिबल ट्रम्प सबके फेवर में नहीं है, और वो चाहते हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो वीक साइड में रहे। और आप देखेंगे ऑलमोस्ट 110 से 100 काफी वीकनेस रही है, लास्ट 4-5 मंथ्स में ही ये पॉसिबल हुआ है। और बिकॉज जो उनका स्ट्रक्चर है वो वीकनेस इन डॉलर टर्म्स में है, तो फिर मेरे ख्याल से ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। नेक्स्ट पॉसिबल भाव यहाँ पे 98 का देख सकते हैं। मेटल्स पे एक नज़र डालेंगे, और एल्यूमिनियम जिंक को अब बहुत लोग नहीं देख रहे हैं, कॉपर में फिर भी थोड़ी सी यहाँ पर जान बाकी है। कैसे देखते हैं आप इसे प्रथमेश? आई थिंक ओवरऑल मेटल्स में स्ट्रेंथ तभी आएगी जब चाइना की तरफ से कुछ एग्रेसिव रिएक्शन और आएगा। तो अब फिलहाल के लिए ये काउंटर्स में थोड़ी सुस्ती रहेगी। अपॉर्चुनिटीज यहाँ वहाँ मिलेंगे आपको, स्पेशली आप दो कमोडिटीज यहाँ पे बात करें बेस मेटल्स में। कॉपर में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, पॉसिबल है 880 तक अपसाइड। नीचे वाला जो बेस है 850 रहेगा, इस रेंज में रहेगा। तो और जिंक में 258 260 के आसपास से ट्रेड हो रहा है, पॉसिबल अपसाइड 264 रहेगा। तो अपॉर्चुनिटीज के तौर पर मेरे ख्याल से कॉपर बेस्ट बेट रहेगा अगर आपको एक्यूमुलेशन करना है, बट जिंक में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वेल एब्सोल्युटली। वंदना, आप देख रही हैं एल्यूमिनियम जिंक को एट ऑल, या सिर्फ कॉपर पर ही ध्यान है? मैं अग्री कर रही हूँ मनीषा। मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों बाद हम लोगों ने ये इतनी बड़ी डिकपलिंग देखी है कि चाइना से स्टिमुलस है, रेट कट्स हैं, और अगर आप यूएस में देखें इतनी सारी चीजें हो रही, फिर भी यहाँ पे प्राइसेस मतलब नहीं बढ़ रहा बेस मेटल का, डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया, सब कुछ ये इग्नोर कर रहा है। तो मेरे ख्याल से प्योर फंडामेंटल्स पे जाना चाहिए, और कॉपर यहाँ पे फेवरेबल कमोडिटी रहेगी। 866 के करीब ये कमोडिटी है। मुझे लग रहा है कि वेयर हाउस का जो स्टॉक पोजीशन है वो भी यही बता रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। तो 866 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 880 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना होगा 861 का। और जिंक में मुझे लग रहा है कि फिलहाल एक करेक्शन आता हुआ हम देख सकते हैं, और जो बेस्ट बाइंग रहेगी वो करीब करीब 250 के करीब से रहेगी, और वहां से फिर से एक बार पोजिशनल ट्रेड बनेगा तो 280 तक का हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि कॉपर सबसे अच्छी कमोडिटी है। ऑल राइट, सो कॉपर ऑफ कोर्स डॉक्टर कॉपर के तौर पर यहाँ पर है, और बाकी सारे मेटल्स में एज ऑफ नाउ ध्यान नहीं है। प्रथमेश, कच्चे तेल को कैसे देखेंगे यहाँ से? क्योंकि यहाँ पर ओपेक नॉन ओपेक की सप्लाईज बढ़ती हुई नजर आई है। बाजार की नजर ऑफ कोर्स यूएस ईरान कॉन्वर्सेशंस, इजराइल ईरान कॉन्वर्सेशंस पर भी रहेगी। आई थिंक सप्लाई साइड कंफर्टेबल है मनीषा, और जो भी कॉन्वर्जेशन चल रही है, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क क्रिएट करने वाला सिचुएशन है, वहां पर रिस्क प्रीमियम कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि यहाँ से ऑयल में स्पेसिफिकली ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो ऑयल को यहाँ से राइज करते जाएंगे, फिलहाल के लिए वो नील है। मेरे ख्याल से ऑयल एक रेंज में स्टक रहेगा, स्पेसिफिकली $58 से $60, नीचे की तरफ, ऊपर में $64। और वैसे ही एमसीएक्स में करीब 5400 अपसाइड में, और नीचे वाला जो बेस है वो 5000। फिलहाल के लिए अगर आप ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं तो एक बार के लिए ये काउंटर 5100 तक नीचे की तरफ जा सकता है। इसको सेल ऑन रैली करनी चाहिए, करीब 5240 के करीब ट्रेड हो रहा है। आपको शाम के सत्र में अगर 5290 के करीब मिलता है, इसको बेचो, 5370 का स्टॉप लगाए, और नीचे में टारगेट 5100 के लिए रखें। ऑल राइट, तो बहुत ज़्यादा खरीदारी के मौके इन द नियर टर्म नहीं है। बाजार ऑफ कोर्स यहाँ पर क्यूज का इंतजार करेगा, और आज थोड़ा सा ठंडा ही बाजार है, वो इसलिए क्योंकि आज यूएस मार्केट्स बंद हैं। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। वेल, मॉनसून ने मुंबई और महाराष्ट्र में वक्त से पहले दस्तक दी है। आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मॉनसून, इस पर मौसम विभाग के डीजी एम मोहपात्रा से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। आइए सुनते हैं। मॉनसून की मैं बात करूं तो इस बार 8 दिन पहले केरल पहुंच गया, तो क्या उसका कोई बारिश के ऊपर असर पड़ेगा, बारिश की क्वांटिटी के ऊपर असर पड़ेगा? मानसून अभी अच्छे फेज में है अभी, और अभी मानसून लगभग साउथ इंडिया का मेजर पार्ट में अग्रसर हो चुके हैं, और आज मुंबई में भी मानसून आ गया है। और हमारा पूर्वानुमान है कि और आगे मानसून बढ़ेगा अगले 3-4 दिन में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मेजर पार्ट्स आज मानसून कवर कर चुके हैं। सो मानसून का एडवांस अच्छे ढंग से हो रहा है, और अर्ली हो रहा है, लगभग 8 से 10 दिन मानसून आगे चल रहा है। मगर आप सीजनल रेनफॉल के साथ अभी जो मानसून एडवांस हो रहा है आप तुलना करेंगे तो ऐसे कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं है। हमारा जो पूर्वानुमान है सीजनल रेनफॉल का, वो है एबो नॉर्मल रेनफॉल 105% लॉन्ग टर्म एवरेज, जो फर्स्ट स्टेज पूर्वानुमान जारी किए थे। सेकेंड स्टेज पूर्वानुमान मानसून की जारी होगा,
अगले कुछ दिन के अंदर। सर एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र मुंबई अगर मैं बात करूं तो मानसून 10 जून के आसपास पहुंचता था, इस बार बहुत जल्दी है, एडवांस भी बहुत स्पीड से हो रहा है। कोई असर इसका आपको दिख रहा है कि आने वाले दिनों में सुस्त पड़ सकता है मानसून, या पूरा कवर कर लेगा इंडिया को? मैं लॉन्ग टर्म में नहीं बोल के मैं शॉर्ट टर्म में बोलता हूं। अभी जो बारिश हो रहा है, कंटिन्यूसली लगभग बारिश हो रहा है वेस्ट कोस्ट में, घाट एरियाज में। हम लोग चेतावनी दिए हैं, हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का चेतावनी दिए हैं, कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बोल रहे हैं। ये एरिया सेंसिटिव है लैंडस्लाइड्स का, और फिर स्ट्रांग विंड की वजह से भी वहाँ जो वेव है सी में वो भी डेंजरस हो रहा है। इसके लिए हम फिशरमैन, फार्मर्स, लोकल पब्लिक और डिजास्टर मैनेजर्स को लगातार वार्निंग दे रहे हैं। इसके लिए हम सावधान रहना चाहिए और आवश्यक कदम लेना चाहिए। मौसम विभाग के लिए अब लोकल फोरकास्ट देना संभव हो जाएगा। अर्थ साइंसेज मंत्रालय ने आज भारत फोरकास्ट सिस्टम की शुरुआत की है। ये कैसे काम करेगा, इस पर मौसम विभाग के डीजी एम मोहपात्रा से हमारे संवाददाता असीमन चंदा ने की बात। हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग के डीजी एम मोहपात्रा है। सर सबसे पहले तो ये भारत फोरकास्ट सिस्टम की आपने शुरुआत की है, क्या फायदा पहुंचेगा, कैसे काम करेगा ये? भारत फोरकास्ट सिस्टम एक अहम कदम है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज का। इसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम वेदर फोरकास्टिंग का बहुत सारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स मिलकर इसको डेवलप किए हैं। एक इंडिजिनस सिस्टम है, कस्टमाइज सिस्टम है। पहले जो हमारा वेदर फोरकास्ट मॉडल था, इसका रिजोल्यूशन 12 किलोमीटर था, और 12 किलोमीटर मॉडल को लेकर हम ब्लॉक स्तर पर फोरकास्ट दे रहे थे। पंचायत लेवल सर्विसेज हम शुरू किए थे, मगर इसके लिए मॉडल नहीं था। ये जो मॉडल है भारत फोरकास्ट सिस्टम, इसका रिजोल्यूशन 6 किलोमीटर है। यानी इस मॉडल में हम पंचायत के क्लस्टर, विलेज क्लस्टर के लिए पूर्वानुमान दे पाएंगे। सिर्फ इतना नहीं, पहले जो मॉडल था इसकी तुलना में इसका एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगा। और हमारे जो मोबाइल ऐप और बहुत सारे पब्लिक सर्विसेज रिसेंट ईयर्स में डेवलप हुआ है, वो सभी में इस मॉडल को लेकर हम पूर्वानुमान देंगे। स्पेशली जो हमारे कृषक भाइयों बहनों हैं, मछुआरे हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है, सभी के लिए किसानों को फायदा होगा, पब्लिक डिजास्टर मैनेजमेंट में फायदा होगा। जी, ये तृणमूल स्तर पर से जो फार्मर्स है, फिशरमैन है, कि छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो सभी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज के लिए, इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स, इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस सिस्टम के लिए, कोई भी सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर आप ले लीजिए, जैसे कि पावर सेक्टर हो, कि हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, टूरिज्म हो, वो सभी के लिए ये फायदेमंद होगा। और इसमें पंचायत स्तर पर हम पूर्वानुमान देंगे 3 दिन के लिए, और पहले जैसे पूर्वानुमान अभी 7 दिन 10 दिन का चल रहा है, वो भी चलेगा। आज मॉनसून ने कई तरीके के यहाँ पर रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और इस पर हमने एक्सक्लूसिव बात की स्काईमेट के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा से। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड्स काफ़ी सारे इस बार ब्रेक हुए हैं। स्ट्रॉन्ग ऑनसेट है मॉनसून का, समय से पहले है, समय से पहले महाराष्ट्र में आया है। 35 साल के बाद ये पहली बार महाराष्ट्र में इतनी जल्दी मॉनसून आया है, और मुंबई में तो इतनी जल्दी मॉनसून आया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। क्या कुछ है इसकी डिटेल्स और क्या कुछ इम्पैक्ट रह सकता है, देखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जिस तरह की बारिश के साथ आज मुंबई वाले, महाराष्ट्र वाले उठे हैं, वो बहुत समय से पहले है और बहुत जोरदार है। कैसे देखते हैं आप सबसे पहले ऑनसेट और जिस तरह का मॉनसून प्रोग्रेस हमने पिछले 2 दिनों में आता हुआ देखा? धन्यवाद मनीषा। महाराष्ट्र कोंकण तट की बात करें तो मुंबई से पहले उसके नीचे वाले जो क्षेत्र हैं, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, उसमें भारी वर्षा पहले भी हुई है। हालांकि मुंबई, पिछले 2-3 दिन में कुछ मॉडरेट शावर्स ही हुए। कल शाम से वर्षा काफी तेज हो रही है, और विशेषकर कोलाबा एरिया में तो 100 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हुई थी सुबह 8:30 बजे तक। सांता क्रूज पे फिर थोड़ी कम, लेकिन उसके बाद से अभी तक तो लगातार वर्षा जारी है। हैवी रेन्स हैं, और ये लगभग अभी अगले 4-6 घंटे तक तो ऐसा मौसम रहेगा। और कल के दिन में थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी थोड़ी रेंज, लेकिन दक्षिणी भागों में एक बार फिर से वहां ऐसे ही रहेगा। जो मैंने जैसा कहा पहले भी जिक्र किया, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग एरिया, उन क्षेत्रों में कल भी रहेगी। परसों के बाद बदलाव होगा।
और सामान्य जो मुंबई वेदर होता है उसमें वो हमें देखने को मिलेगा। पर लेकिन तब तक तो अभी तो मानसून के बिल्कुल परिस्थितियां बनी हुई हैं। किसी भी समय अनाउंस हो सकता है कि मुंबई में भी मानसून आ गया, और अगर आ जाता है, अनाउंसमेंट होती है, तो वो सबसे जल्दी मानसून होगा मुंबई में। 29 मई से पहले तो मुंबई में कभी मानसून नहीं आया, पर अगर ऐसा होता है, जिसकी बहुत बड़ी संभावना है, उसके कारण मुंबई में मानसून बहुत अर्ली दस्तक देगा। और मौसम में जरूर सुधार होगा, जैसे मैंने बोला, कल के बाद और ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं मौसम में सुधार की। और मुंबई में, महाराष्ट्र में भी लगभग 35 साल पहले इतनी जल्दी मानसून आया था कभी, और जो कि कल ही बिल्कुल जो दक्षिणी टिप है महाराष्ट्र का, उसमें भी गोवा के बाद उसमें भी मानसून ने दस्तक दी है। तो ये सब कुछ फर्स्ट टाइम इस मानसून की स्पेशलिटीज हैं, पिक्यूलियरिटीज हैं, काफी काफी और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसको हम बाद में कभी डिस्कस जरूर करेंगे। जी जी मिस्टर शर्मा, जैसे आपने कहा अर्ली ऑनसेट है, बहुत ही जोरदार ऑनसेट है, लेकिन क्या ये प्रोग्रेस आगे जारी रहेगी? क्योंकि आपने बोला कि 28 मई के बाद थोड़ा सा हम ईजिंग ऑफ यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। यूजुअली हम देखते हैं कि 8 जुलाई तक यूजुअली मानसून पूरी कंट्री कवर कर देता है। क्या हम वो डेट्स भी यहाँ पर पहले अचीव होता हुआ देखेंगे? देखिए, कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि मानसून क्या 2009 में जैसे 23 मई तक पहुंचा था, उससे कुछ फेरबदल होने की कुछ संभावना है, लेकिन वो तो नहीं हुई। 2009 में 23 मई को आया था। सबसे अर्ली मानसून अगर 1947 से लेके आप चलें तो वो 1972 में था, 1972 में 17 मई को। मनीषा, दोनों ही साल, 17 मई को भी जब आया 72 में और 23 मई को 2009 में, दोनों ही सीवियर ड्राउट ईयर्स थे। ये बात अलग है कि दोनों ही एल नीनो ईयर भी थे। तो अच्छी बात यह है कि इस बार कम से कम एनसो न्यूट्रल है। तो मानसून अगर जल्दी आ गया है तो उसकी जो स्टडी पेस है वो बने रहने की संभावना जरूर रहेगी। आने वाले दिनों में अभी एक सप्ताह तक तो एक्टिविटी रहेगी। हालांकि मैं कहूंगा कि अगले 3-4 दिन तो ज्यादा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि अभी अरबियन सी वाला सिस्टम, जिसने कि महाराष्ट्र में बहुत बारिश दी है, कोंकण में दी है, वो तो थोड़ा धीमा पड़ जाएगा। एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, 26-27 के आसपास बनेगा। परसों तो बन ही जाएगा लो प्रेशर एरिया सर्कुलेशन। उसके कारण एक बार फिर से एक्टिविटी, और इस बार जब भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनता है तो पश्चिमी तट पर केरल समेत, कर्नाटक समेत, कोंकण समेत एक्टिविटी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ जो पश्चिमी पूर्वी तट है, उड़ीसा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, तटवर्ती क्षेत्र हैं, उनमें भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के एक सप्ताह तक तो अभी मानसून एक्टिव रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। लेकिन 2 जून के बाद से उसमें थोड़ी स्लो डाउन जरूर हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा, एक बार जरूर बताया था ऐसा, कि मानसून का पेस एक बार ऑनसेट होने के बाद उसमें थोड़ी कमी आएगी, वो स्लो डाउन हो जाएगा, स्लगिश भी हो जाएगा। स्टॉल बेशक ना हो, लेकिन 3-4 दिनों के लिए हम देखेंगे कि वर्षा पहले सप्ताह में ही, जून के सप्ताह में, देश के मध्यवर्ती भागों में, जहां की उन दिनों मानसून आगे बढ़ता है, उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, या उसके साथ हम मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की, और उसके साथ लगे हुए क्षेत्रों की, तो उसमें मानसून की वर्षा में कमी जरूर आएगी। हालांकि कमी इसलिए ज्यादा नहीं होगी, मैंने उन दिनों ना नॉर्मल जो रेनफॉल होता है मानसून का, शुरुआती जो 10 दिन होते हैं, उसमें केवल डेली बेसिस पे 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर इतनी ही वर्षा होती है। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा लार्ज डेफिशिएंसी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर शुरुआती दिनों में लार्ज डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे जैसे बढ़ती है उसको कैचअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जून वैसे भी सबसे लीस्ट रेनियस मंथ है। तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक इनबिल्ट फीचर भी होता है मानसून का, लेकिन हमें जो पहले सप्ताह 2-3 तारीख के बाद हमें जरूर ये कमी देखने को मिलेगी। देश के दक्षिणी भागों में भी जहां मानसून होगा, भीतरी भागों में हम देखेंगे, कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, उससे आगे ऊपर चल के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र की बात करें, सभी जगह वर्षा में हमें देखने को मिलेगी कमी। तटवर्ती क्षेत्रों में थोड़ा मौसम ठीक रह सकता है। अभी अगले 3-4 दिनों के लिए केरल में भारी वर्षा की उम्मीद की जा सकती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो मानसून का मिजाज वैसे भी लगातार हर 4 महीने की जर्नी है, एक साथ तो नहीं रहता है। लेकिन जून का महीना क्रूशियल रहता है, क्योंकि
खरीफ फसल की जो है उसकी सोइंग बुआई शुरू स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, उसके चलते। सो मिस्टर शर्मा, जून कैसा देखते हैं फिर आप? कितनी परसेंटेज ऑफ एलपीए जून में देखते हैं और जुलाई अगस्त को लेकर अभी क्या सेंस है? देखिए, हमने पहले भी अनुमान जो जून का दिया हुआ है 96% का, और मैंने कहा कि लीस्ट रेनियस मंथ है मानसून का। तो अभी भी अनुमान वही है कि क्योंकि मानसून का प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा मध्यवर्ती भागों में जब तक पहुंचेगा, और जो देश के उत्तरी भाग हैं, पश्चिमी भाग हैं, गुजरात समेत राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, उसमें मानसून को पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती है, क्योंकि जितना दूरी बे ऑफ बंगाल जो करंट होती है या अरब सागर से दूरी बनती है, उसको उतना ज्यादा पुश मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है। और ज्यादातर जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, उसमें मानसून कोई अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाए वही खींचता है मानसून करंट को, उसके कारण आता है मानसून। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उसी से ही मानसून आता है। अकेले दम पर जो मानसून करंट है वो वहां नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बारे में अभी से कहना शायद थोड़ा जल्दी होगा। जी, पॉइंट टेकन। लेकिन आपने कहा जून में 96% ऑफ एलपीए रह सकता है। जुलाई एंड अगस्त जो कि क्रूशियल महीने हैं, और जिस तरह से 103 स्काईमेट का, 105 आईएमडी की तरफ से मॉनसून का फोरकास्ट है, ये एज ऑफ नाउ मान के चला जा सकता है कि जुलाई अगस्त बेहतर होंगे? जी हाँ, बिल्कुल जुलाई और अगस्त बेहतर होंगे, और बेहतर विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए कोर मानसून जोन जो होता है, जो मानसून रेनफेड मानसून डिपेंडेंट हैं, उन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होगी। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के काफी सारे क्षेत्रों की, सभी क्षेत्रों की, सभी सब डिवीजन, चाहे विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, हम गुजरात की बात करें अच्छी होगी, मध्य प्रदेश की बात करें। जुलाई और अगस्त 2 महीने रेनियस मंथ भी और क्रूशियल भी बहुत रहते हैं खेती बाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें जून में तो जब वो वर्षा कम हो जाती है, थोड़ी सी कोई चिंता की बात उसमें भी नहीं रहेगी, लेकिन जो रेनियस मंथ जुलाई और अगस्त हैं, हमें एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा देश के उन भागों में, विशेषकर जैसे मैंने कहा मध्यवर्ती भागों में भी, और देश के उत्तरी भागों में भी। तब तक मानसून दस्तक दे देगा, एक अच्छा मानसून हमें देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द एरियाज।